हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर रोहित गुप्ता आपका स्वागत करता हूं डायबिटीज मेलाइटस के इस सीरीज के दूसरे वीडियो में। हमने पहले वीडियो में यह जाना था कि डायबिटीज मेलाइटस क्या है, इसके साइन सिम्टम्स क्या होते हैं और एफबीएस जो फास्टिंग ब्लड शुगर टेस्ट है जो खाली पेट होता है, और पीपी जो पोस्ट पेरेंडियल खाने के 2 घंटे बाद टेस्ट होता है, कितना कन्फर्मेटरी है। और हमने जाना कि ये कन्फर्मेटरी टेस्ट के क्राइटेरिया में नहीं आता है। तो अब हम सेकंड वीडियो में आज ये जानेंगे कि जो HbA1c एक और जांच कराई जाती है, ये क्या कन्फर्मेटरी टेस्ट के क्राइटेरिया में आता है, और अगर नहीं आता है तो फिर वो कौन कौन सी जांचें हैं जो कन्फर्मेटरी टेस्ट के क्राइटेरिया में आती हैं, जिससे हमारी डायबिटीज मेलाइटस की डायग्नोसिस कंफर्म होती है सही तरीके से। तो चैनल पे हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। डायबिटीज मेलाइटस का जो करेक्ट इन्वेस्टिगेशन है वो आरबीएस यानी रैंडम ब्लड शुगर और यूरिन टेस्ट है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे पॉसिबल है, तो ये मैं आपको एविडेंस के साथ शो करूंगा। जो प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन की मेन बुक है हैरिसन, उसमें ये मेंशन्ड है, ये पिक्चर वहीं से लिया गया है। यहाँ पे जो पिंक कलर से हाईलाइटेड है सिर्फ उतना मैं पढ़ रहा हूँ। A random plasma glucose concentration ब्रैकेट में 200 milligram per dl equal to or more than accompanied by classic symptoms of diabetes mellitus is sufficient for the diagnosis of diabetes mellitus। यानी अगर RBS 200 या 200 से ऊपर आ रहा है विद क्लासिक सिम्टम्स पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया, वेट लॉस, तो ये सफिशिएंट है डायबिटीज़ मेलाइटस के डायग्नोसिस के लिए। यानी यहाँ पे ये मतलब निकल के आ रहा है कि क्लिनिकल सिम्टम और रिपोर्ट दोनों साथ में आने चाहिए एक साथ। तो यहाँ पे ये कंफर्म हुआ कि आरबीएस एक इम्पॉर्टेंट और मेजर रोल प्ले करता है, लेकिन आरबीएस को करना कैसे है वो आगे मैं बताऊँगा। उसके भी कुछ कंडीशंस होती हैं। ये पिक्चर लिया गया है मुदित खन्ना, जो प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन की कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बुक है, जिसे एमबीबीएस, बीएचएमएस, बीएमएस सब लोग पढ़ते हैं। और इसमें 1991 से लेके अब तक के सारे क्वेश्चन पेपर और डेटा कलेक्टेड एक जगह पे हैं। यानी इसमें पुराने डेटा के साथ छेड़छाड़ नहीं किया गया है। यहाँ पे जो टोटल समराइज डेटा यहाँ पे निकाला गया है इस बुक में, डायबिटीज़ में कब हम डायबिटीज़ बोलेंगे ये बताया गया है। यहाँ पे चूँकि फास्टिंग पहले ही पता चल गया है कि फास्टिंग की जो क्राइटेरिया होती है वो पूरी तरह से फॉलो नहीं होती है, तो वो डेटा को हम यहाँ पे नहीं ले रहे हैं। हम रैंडम को ही लेके चलेंगे, क्योंकि रैंडम ही हर जगह पे हमको मिलेगा आगे चल के, और वही कन्फर्मेटरी है। तो यहाँ पे जो बताया गया है प्री डायबिटिक स्टेज, जहाँ सिम्टम नहीं होते हैं या हल्के फुल्के होते हैं, वो 200 के ऊपर जाने पे होते हैं। जैसा कि भी हैरिसन ने बताया गया था कि 200 तक कोई सिम्टम नहीं होता है, 200 के ऊपर आरबीएस जाना चाहिए। और इसको हम सिर्फ लाइफ स्टाइल करेक्शन से, एक्सरसाइज से, सही डाइट से ठीक कर सकते हैं। अर्ली डायबिटिक स्टेज जो होता है वो 300 के ऊपर होता है, यानी कीटो एसिडोसिस, जो हम पार्ट 1 वीडियो में देखे थे कि जहाँ से सिम्टम आने शुरू होते हैं, यानी फर्स्ट स्टेज, कि आपका ब्लड का जांच में जो आ रहा है वो साथ साथ सिम्टम के साथ भी आ रहा है, तब जाके डायग्नोसिस कंफर्म हो रही है। तो यहाँ पर भी हम लाइफ स्टाइल करेक्शन और एक्सरसाइज, डाइट और विद मेडिकेशन से इसको कंट्रोल कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है अर्ली डायबिटिक के कंडीशन तक, अगर रैंडम 300 के ऊपर जा रहा है। लेकिन जो कंप्लीट डायबिटिक स्टेज है, यानी फुल्ली डायबिटिक स्टेज, वो है
यहाँ पे फास्टिंग बताया गया है 300 के ऊपर होना चाहिए, रैंडम नहीं बताया गया है। तो अगर हम रैंडम का यहाँ पे जैसे भी लिया गया था प्री डायबिटिक और अर्ली डायबिटिक में 100 के ऊपर का डेटा फास्टिंग के अकॉर्डिंग, वैसे ही यहाँ पे भी हम लें और साथ में क्लासिक सिम्टम हो कीटोसिस प्लस डिहाइड्रेशन यानी 400 के ऊपर, क्योंकि जो कीटो एसिडोसिस के सिम्टम्स होते हैं वो वैसे भी 400 के नीचे नहीं आते हैं, 400 500 600 के आसपास जाने पे ही आते हैं। ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, ज़रूरी नहीं है कि सब में एक ही डेटा पे आए। ये अर्ली डायबिटिक और कंप्लीट डायबिटिक दोनों कंडीशन में ये लागू होता है कि ज़रूरी नहीं है कि हर किसी को जितना लिखा है उतने पे ही सिम्टम आने शुरू हो जाएं। हो सकता है उसकी बॉडी उसके हिसाब से नॉर्मल हो, उस डेटा के हिसाब से। तो ये जांच प्लस सिम्टम, इन्वेस्टिगेशन प्लस सिम्टम के अकॉर्डिंग डायग्नोसिस होती है हमेशा, एक चीज़ के बेसिस पे कभी नहीं होती है। तो यहाँ पे कीटो एसिडोसिस में इंसुलिन थेरेपी चलती है साथ में। तो यहाँ तक हमारा क्लियर हुआ कि कहाँ तक सेफ जोन है। 200 के ऊपर आरबीएस जा रहा है तो सेफ है, लेकिन 300 के ऊपर जा रहा है तो अर्ली डायबिटिक यानी डायबिटीज के फर्स्ट स्टेज में आ गए हैं। और अगर 400 के ऊपर जा रहा है रैंडम या फास्टिंग 300 के ऊपर तो हम फुल्ली डायबिटिक स्टेज में आ गए। यहाँ पे आपको कीटो एसिडोसिस का मैं एग्जांपल भी दिखा दे रहा हूँ। ये भी प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन हैरिसन बुक से लिया गया है, जो अंडरलाइन है उतना सिर्फ मैं यहाँ पढ़ रहा हूँ। द एक्यूमुलेशन ऑफ कीटोस एसिड्स accounts for the increment in the Ag and is accompanied most often by hyperglycemia ब्रैकेट में 300 मिलीग्राम पर DL, यानी 300 से शुरू होता है। हमने पार्ट 1 में भी देखा था कि 300 से शुरू होता है, ये 1200 तक जाता है, लेकिन सिम्टम प्रोड्यूस होते हैं काफ़ी बाद 400 500 600 पे। अब आते हैं HbA1c। HbA1c का जो टेस्ट का क्राइटेरिया है, अगर हम जो रिपोर्ट्स आती हैं उसमें जो रेंज लिखी होती है, अगर उस रेंज को देखें तो वो रेंज पूरी तरह से फॉलो नहीं होता है। यहाँ पे ये मैंने एक चार्ट ढूंढ के निकाला है कि कितनी रेंज पे कितना एवरेज ब्लड ग्लूकोज होता है 3 महीने में, यानी आरबीएस जो हम एक दिन का देख रहे थे, HbA1c 3 महीने का एवरेज होता है। तो यहाँ पे 3 महीने में एवरेज कितना निकल रहा है। तो अगर हम हैरिसन की बात मानते हैं, उनका डेटा 200 का मानते हैं कि 200 के तक हम नॉर्मल है, ठीक है। तो 200 तक जो आ रहा है एवरेज वो 197 मिलीग्राम पर DL है, यानी 8.5 तक नॉर्मल हुआ। जो प्री डायबिटिक स्टेज है वो नॉर्मल स्टेज हो गई। और 8.5 के ऊपर अगर हम जाते हैं, चूँकि 300 रिस्की जोन होता है, तो पूरा 12 तक जाना ठीक नहीं होगा। 298 उससे थोड़ा सा पहले 11.5 जहाँ 283 है, यहाँ पे हम अगर एक बॉर्डर लाइन बनाते हैं तो ये अर्ली डायबिटिक स्टेज आ गया, यानी 8.5 तक नॉर्मल है, 8.5 से 11.5 तक अर्ली डायबिटिक यानी फर्स्ट स्टेज में है डायबिटीज। 11.5 के बाद जा रहा है तो फुल्ली डायबिटिक है। अगर लॉजिकली कैलकुलेशन करके हम इसको फॉलो करते हैं तो ये डेटा बिल्कुल सही है। इस तरह से HbA1c को RBS के साथ कंपेयर करके हम देख सकते हैं, लेकिन ये बहुत ही कॉन्ट्राडिक्टरी HbA1c का डेटा होता है। इसके बारे में कुछ न्यूज़ में भी आया है। द हिंदू में 8 अक्टूबर 2021 में ये पब्लिश हुआ था कि HbA1c का जो बढ़ा हुआ रेंज आता है, वैल्यू आती है, वो बुजुर्गों में, ओल्डर पीपल में वो नॉर्मल होता है। लेकिन वहीं द हिंदू के एक और आर्टिकल में ये निकला था कि यूके और यूएस में 6.5 और 7 के जोन को, जो हमारे रिपोर्ट्स के रेंज लिखे होते हैं, वो फॉलो किया जाता है। लेकिन जो रिसेंटली अमेरिकन कॉलेज ऑफ फिजिशियन ने
एक अपनी रिसर्च में ये बोला है कि 8 तक हम इसे नॉर्मल मान सकते हैं, 8 तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप खुद देख रहे हैं कितना कॉन्ट्राडिक्टरी ये जांच है। इसीलिए, और चूंकि यूके यूएस के लोग, अमेरिका के लोग तो सेडेंट्री लाइफ स्टाइल के होते हैं, एक्सरसाइज कम करते हैं, रिफाइंड शुगर ज़्यादा खाते हैं, प्रोसेस्ड फूड ज़्यादा खाते हैं, तो उनका शुगर लेवल जनरली हाई ही मिलेगा। हम इंडियंस हैं, हम वर्कआउट ज़्यादा करते हैं, हम रिफाइंड शुगर प्रोसेस्ड फूड कम खाते हैं, तो हमारी बॉडी अलग है, हमारा हैबिटेट अलग है। तो अगर हम 200 के हिसाब से जाएं, जो यहाँ पे बताया गया है प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन हैरिसन में, तो उस हिसाब से हम 8.5 तक नॉर्मल जोन में हैं। 8 तक तो अमेरिकन कॉलेज का जो रिसर्च आया है वो बोल रहा है 8.5 तक हम हैरिसन के हिसाब से हम नॉर्मल जोन में हैं, और 11.5 तक हम अर्ली डायबिटिक में हुए। लेकिन अगर इस डेटा को हम फॉलो करें, साथ में आरबीएस के साथ कंपेयर करें। अच्छा, आरबीएस की भी कंडीशन है, आरबीएस कराना कब है। आरबीएस पीपी जनरली खाने के 2 घंटे पे होता है, आधे आधे घंटे के इंटरवल पे, रूल के अकॉर्डिंग, बट फॉलो नहीं होता वो अलग बात है। तो जो आरबीएस है ये कम से कम 4 से 6 घंटे के बाद होना चाहिए, क्योंकि ये दिन भर का एवरेज निकालता है 24 घंटे का, और उस दिन का डाइट रेस्ट्रिक्टेड होना चाहिए। रेस्ट्रिक्टेड का मतलब है कि मिठाई, केक, कोल्ड ड्रिंक या इस तरह का शुगर फ्री या इस तरह का कोई भी आइटम जिसमें एक्स्ट्रा शुगर है, 2 कप चाय हल्की मीठी तक चल जाएगी, लेकिन उससे ज़्यादा का जो भी आइटम है, या बहुत ज़्यादा 50-100 ग्राम से ज़्यादा मीठा फल खा लिया, तो फिर ये वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो बेटर होगा कि ये करने के लिए भी 3 दिन का हम फास्टिंग वाला ही क्राइटेरिया फॉलो करें। 3 दिन तक रेस्ट्रिक्टेड डाइट को करने के बाद आरबीएस को करें। अगर हम नॉर्मल रेंज में हैं तो महीने 2 महीने में एक बार टेस्ट कर सकते हैं, और अगर अर्ली डायबिटिक यानी फर्स्ट स्टेज में है तो 15-15 दिन पे हम इसको चेक करते रहें। और अगर फुल्ली डायबिटिक हैं तो ऑब्वियसली हमको 3-3, 4-4 दिन, जैसे वैल्यू आ रही हो, जैसा स्टेज हो, उस पर डिपेंड करता है, अलग अलग इंसान के लिए अलग अलग होता है। तो हमने यहाँ देखा कि सबसे रिलायबल जो टेस्ट है वो आरबीएस ही है अभी तक जो निकल के आया। यूरिन टेस्ट सेकंड नंबर पे सबसे रिलायबल है। क्यों? क्योंकि एंशिएंट टाइम में, जो प्राचीन चिकित्सा पद्धति में अगर हम जाएंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे, तो वहाँ पे हम देखेंगे कि पहले ना फास्टिंग की जांच होती थी, ना पीपी की जांच होती थी, ना HbA1c था, ना आरबीएस था, सिर्फ यूरिन की जांच होती थी। और जब यूरिन में आ जाता था शुगर, तब माना जाता था कि डायबिटीज है। तो अब यहाँ पे टाइप 1 और टाइप 2 को डिफ्रेंशिएट भी किया जाता है कि कौन सा टाइप 1 है और टाइप 2 है। अगर शुगर के साथ कीटोन बॉडी आ रही है यूरिन में तो ये टाइप 1 है, और अगर शुगर के साथ एल्ब्यूमिन ज़्यादा आ रहा है यानी एल्ब्यूमिनूरिया हो रहा है तो ये टाइप 2 है, क्योंकि टाइप 2 में एल्ब्यूमिन बॉडी से बहुत ज़्यादा निकलने लगता है, और दोनों में शुगर ट्रिपल+ रहेगा। तो इस तरह से हमको पता चल गया कि करेक्ट इन्वेस्टिगेशन आरबीएस और यूरिन टेस्ट है। हम HbA1c को साइड बाय साइड अगर इस वैल्यू को फॉलो करते हैं तो देख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डायबिटीज मेलाइटस के पार्ट 3 में करेक्ट ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल क्या होना चाहिए, कैसे ट्रीटमेंट होना चाहिए, और इंसुलिन कब लेना चाहिए, इस पे बात करेंगे। थैंक यू।